दोस्तों, नाम तालु गुफा ये थाईलैंड के खाओसोक नेशनल पार्क में स्थित है। इस गुफा की यात्रा बेहद साहसिक मानी जाती है और इस यात्रा को पूरा करने के लिए 13 अक्टूबर वर्ष 2007 को 8 इंसान गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। लोगों के इस समूह में 6 बाहरी देशों के पर्यटक, जिनमें से 4 स्विट्जरलैंड के निवासी थे, एक महिला ब्रिटेन से थी और करीब 10 वर्ष का एक लड़का जर्मनी का रहने वाला था, के साथ साथ 2 स्थानीय गाइड शामिल थे। नाम तालु गुफा एक भूमिगत गुफा है, यानी इस गुफा का अधिकांश हिस्सा जमीन के भीतर एवं पहाड़ों की तलहटी पर मौजूद है, जिस कारण पहाड़ों से लुढ़कता बारिश का पानी अनेकों छोटे रास्तों से इस गुफा में प्रवेश कर जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गुफा के भीतर से एक नदी भी बहती है एवं बारिश पड़ने के दौरान इस नदी का जलस्तर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। खैर, जिस समय 8 लोगों का यह समूह गुफा में प्रवेश कर रहा था तो आसमान कई दिनों से साफ दिखाई दे रहा था, इसलिए बारिश की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। किंतु ये गुफा करीब 700 मीटर लंबी है और इसमें अनेकों खड़ी चढ़ाई वाले रास्ते हैं, जिन्हें पार करने में घंटों का वक्त लग जाता है और कई घंटे गुफा के भीतर मौजूद रहे इंसान ये बिल्कुल भी नहीं जान पाते कि बाहर का मौसम बदल चुका है। 2007 के उस अक्टूबर महीने की 13 तारीख को भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुफा के पश्चिम स्थित पहाड़ों के ठीक ऊपर बादल घिर आए और जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिस कारण नाम तालु नामक इस गुफा में कुछ ही मिनटों में पानी भर गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भागने का कोई अवसर ही नहीं मिल पाया। अचानक आई बाढ़ ने गुफा में घूम रहे उन 8 इंसानों को घेर लिया। इन लोगों में अफरा तफरी मच गई। हर कोई गुफा के ऊंचे स्थानों की ओर चढ़ाई करने लगा, लेकिन अंधकार और पानी भरने की वजह से सब लोग पर्याप्त ऊंचा रास्ता नहीं खोज पाए और इन 8 लोगों में से दोनों गाइडों समेत 7 लोगों की डूबने से तुरंत मृत्यु हो गई। सिर्फ एक अकेली महिला पर्यटक ही एक सुरक्षित ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी, जिस वजह से उसकी जान बच गई। इस महिला का नाम हेलेना था, जिसके साथ ही उसका पति जॉन भी मौजूद था और जॉन ने ही इस ऊंची जगह पर अपनी पत्नी हेलेना को चढ़ाया था। लेकिन इससे पहले जॉन खुद भी स्थान पर चढ़ पाता, पानी का तेज बहाव उसे बहा ले गया और हेलेना अपनी आंखों के सामने अपने पति को डूबते हुए देखने को मजबूर थी। मरने वालों में एक 10 वर्षीय किशोर भी था तथा इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। नतीजन अधिकारियों ने नाम तालु गुफा को बंद कर दिया। हालांकि कुछ वर्षों बाद इस गुफा को फिर से खोल दिया गया, किंतु इस बार ये कड़ा नियम बनाया गया कि गुफा के भीतर मानसून के महीनों में जाना हर हाल में वर्जित रहेगा। करीब 1 दशक तक ये नियम कड़ाई से निभाया भी गया, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ गाइडों ने चोरी छुपे मानसून के महीनों में भी पर्यटकों को नाम तालु गुफा की सैर करवाना शुरू कर दिया। नतीजन एक और भयंकर हादसा। यह हादसा घटित होने की शुरुआत हुई थी 6 अगस्त 2024 को, जब 22 व्यक्तियों के एक समूह वाले पर्यटकों ने 2 स्थानीय गाइड्स की मदद लेकर मानसून के सर्वोच्च समय में नाम तालु गुफा में प्रवेश करने की मूर्खता का प्रदर्शन किया। बावजूद इसके कि पिछली ही शाम यानी 5 अगस्त को जोरदार वर्षा इस पूरे क्षेत्र में हुई थी, लेकिन सुबह के समय आसमान साफ होते ही बेवकूफ़ों का यह जमावड़ा गुफा में प्रवेश कर गया। सब कुछ अच्छा चला, किंतु करीब 8 घंटे गुफा में सफ़र करके जब शाम के लगभग 5 बजे पूरा समूह गुफा से बाहर निकल रहा था तो अचानक से गुफा में बाढ़ आ गई, जिसका कारण एक बार फिर से पहाड़ों पर होने वाली अचानक जोरदार वर्षा थी। हालांकि बाढ़ आने के समय तक पर्यटकों और दोनों गाइडों का ये समूह गुफा के निकासी द्वार के काफ़ी समीप आ चुका था और नाम तालु गुफा का बाहरी हिस्सा अंदर वाले हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक उथला एवं ऊंचा है, जिस कारण यहाँ पानी ने बाहर जाने का रास्ता तो बाधित किया, परंतु समय रहते सभी पर्यटकों को ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाने का समय मिल गया। लेकिन इस दौरान पर्यटकों की मदद करने वाला एक गाइड पानी के तेज थपेड़ों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठा। इस गाइड की उम्र करीब 37 वर्ष थी। बेचारे उस गाइड के शव को बचाव दल के जरिए कई घंटों में खोजा जा सका। शेष पर्यटकों और दूसरे गाइड को बचाव दल द्वारा सही सलामत गुफा से बाहर निकाल लिया गया। उसके बाद इस घटना की जांच शुरू हुई, जिसमें पता चला कि नाम तालु गुफा का प्रवेश निषिद्ध किया गया था, किंतु इसके बावजूद भी गाइड्स ने अधिक पैसों के लालच में चोरी छुपे पर्यटकों को गुफा में प्रवेश करवा दिया। दरअसल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर्यटन ही आय का एकमात्र स्रोत हो, में अपनी जीविका चलाने के लिए स्थानीय गाइड जान का जोखिम उठाने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस तरह का दुस्साहस केवल उनकी जान पर ही नहीं बल्कि पर्यटकों की जान पर भी भारी पड़ जाता है।
श्रोडर स्पेंट गुफा, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, के नामकरण के पीछे एक अजीब सी वजह मौजूद है। दरअसल इस गुफा के खोजकर्ताओं में से एक हर्बर्ट डब्ल्यू श्रोडर्स जब 50 के दशक में इस गुफा में खोज कर रहे थे तो उनकी पैंट एक चट्टान में उलझकर पूरी तरह से फट गई थी। जॉर्ज ए बक, जो इस मिशन में श्रोडर्स के साथी थे, ने इस मामले में श्रोडर्स हर्बर्ट का खूब मजाक उड़ाया और इस घटना को याद रखने के लिए इस गुफा का नाम ही श्रोडर स्पेंट गुफा रख दिया गया। परंतु आगे चलकर यह गुफा एक ऐसे हादसे के रूप में जानी गई जिस हादसे की वजह से श्रोडर स्पेंट गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दरअसल 13 फरवरी वर्ष 1965 को 3 सदस्य न्यूयॉर्क की इस गुफा में आ पहुंचे। इस छोटे समूह में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के 23 वर्षीय रसायन शास्त्री जेम्स मिशेल एवं हेनरी मिलर के साथ साथ हार्वर्ड के स्नातक छात्र चार्ल्स बेनेट शामिल थे। गुफा में प्रवेश करने से पहले मिशेल ने जॉर्ज लोएन से मुलाकात की, जो एक स्थानीय व्यक्ति था। लोएन ने इन तीनों लोगों को गुफा के रास्तों के बारे में अच्छे से समझा दिया और बताया कि गुफा में वर्टिकल रूप में एक सीधा रास्ता है जो शायद किसी अन्य गुफा तक जाता है, लेकिन उस तंग रास्ते को कोई दुबला व्यक्ति ही पार कर पाएगा। तत्पश्चात जिस समय जेम्स मिशेल, हेडी मिलर और चार्ल्स बेनेट ने गुफा में प्रवेश किया वो सर्दियों के दिन थे और गुफा का तापमान 0 के आसपास रहा होगा। यही वजह रही कि गुफा के मार्गों से बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा था। इसके बावजूद ये तीनों खोजकर्ता गुफा के अंदर घुस गए और आगे बढ़ते हुए उस वर्टिकल रास्ते तक जा पहुंचे जिसके बारे में उन्हें गुफा के जानकार जॉर्ज लोएन ने बताया था। लेकिन इन तीनों ही खोजियों ने लोएन की उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि गुफा का यह वर्टिकल मार्ग इतना तंग है कि इसमें से कोई दुबला व्यक्ति ही निकल सकता है। इस चेतावनी पर ध्यान न देते हुए इस समूह का सबसे भारी व्यक्ति जेम्स मिशेल इस वर्टिकल मार्ग में सबसे पहले प्रवेश करने लगा। मिशेल ने अपनी रस्सी एक मजबूत चट्टान के साथ बांध दी और वो धीरे धीरे इस शाफ्टनुमा रास्ते से नीचे की ओर जाने लगा। मिशेल का वजन लगभग 90 किलोग्राम था और अपने भारी शरीर के कारण वो शाफ्ट के मध्य में फंस गया। अब ना ही मिशेल ऊपर आ पा रहा था और ना ही नीचे की ओर जा पा रहा था। सबसे बड़ी समस्या गुफा का ठंडा पानी था जो लगातार मिशेल के शरीर पर गिर रहा था। मिशेल के दोनों साथियों हेडी मिलर और चार्ल्स बेनेट ने अपने दोस्त को ऊपर खींचने की बेहताशा कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। स्थिति को अपने नियंत्रण से बाहर पाने के कारण बेनेट मदद पाने के लिए गुफा से बाहर निकल आए। इसके बाद नेशनल कैपिटल के ग्रोटो रेस्क्यू स्क्वाड एवं एयर फोर्स के कई कर्मी इस बचाव अभियान को अंजाम देने आ गए। इन सबका पहला प्रयास मिशेल को रस्सी की मदद से ऊपर खींचने का था, लेकिन जब तक बचाव टीम पहुंची तब तक अपने शरीर पर लगातार ठंडा पानी पड़ने की वजह से मिशेल हाइपोथर्मिया यानी शरीर का तापमान बेहद नीचे गिरने की वजह से अपने प्राण त्याग चुके थे। खैर बचाव कर्मियों ने मिशेल के शव को बाहर निकाले जाने का प्रयास शुरू किया, परंतु जल्द ही स्पष्ट हो गया कि मिशेल भीतर इतनी बुरी तरह से फंस चुके हैं कि यदि रस्सी को जोरों से खींचा गया तो या तो रस्सी टूट जाएगी या उनका शरीर ही 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, जिस कारण गुफा के इस शाफ्टनुमा मार्ग को चौड़ा किए जाने के प्रयास शुरू हुए। लेकिन इन प्रयासों के दौरान उस शाफ्ट का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और पूरा मार्ग ही मलबे से भर गया। अब ये माना गया कि मिशेल को भीतर से निकाल पाना नामुमकिन है, इसलिए श्रोडर स्पेंट गुफा को हमेशा के लिए सील कर दिया गया और इस गुफा को ही मिशेल की कब्रगाह बना दिया गया, जिसके लिए गुफा के मुख्य प्रवेश द्वार को भी बंद करने के लिए विस्फोटक सामग्री प्रयोग में लाई गई थी। हालांकि बीतते वक्त के साथ लोगों ने श्रोडर स्पेंट गुफा के मार्ग को फिर से खोल दिया और मिशेल के गुफा में फंसने के 41 वर्ष बाद सन 2006 में क्रिश्चियन लियोन नामक एक व्यक्ति ने अपने कुछ साथियों के साथ मिशेल के अवशेषों को गुफा से बाहर निकालने का प्रयास किया। लियोन ने मिशेल के परिवार से अनुमति लेकर इस पूरे मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और 6 लोगों की इस टीम ने मात्र 4 घंटों के प्रयास के बाद ही मिशेल की अस्थियों को सफलतापूर्वक गुफा से बाहर निकाल दिया। बाद में इन अवशेषों को मिशेल के परिवार को सौंप दिया गया और आखिरकार मरने के करीब 41 वर्ष बाद मिशेल को विधिवत अंतिम संस्कार का अवसर मिल पाया। दोस्तों, अगस्त 1952 में एक अंतर्राष्ट्रीय गुफा अन्वेषण अभियान के दौरान फ्रांस और स्पेन की सीमा पर मौजूद पियरे सैन मार्टिन गुफा प्रणाली में कई सदस्यों की टीम द्वारा उतरना शुरू किया गया। हालांकि इस टीम में कुल कितने सदस्य थे इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है, किंतु टीम में 33 वर्षीय फ्रांसीसी इंजीनियर और अनुभवी गुफा अन्वेषक मार्सेल लुबेन भी शामिल थे। पियरे सैन मार्टिन गुफा को उस समय विश्व की सबसे गहरी ज्ञात गुफा माना जाता था। इस गुफा में उतरने वाली टीम ने
लगभग एक सप्ताह तक भूमिगत रहकर रस्सी की अनेकों सीढ़ियां स्थापित करने एवं नए मार्गों की खोज करने का कार्य किया। परंतु बुधवार 27 अगस्त को जब सब लोग गुफा से बाहर आ रहे थे तो इस दौरान एक खड़ी चढ़ाई पर लगाई गई स्टील की केबल टूट गई। इस केबल को चरखी प्रणाली से जोड़ा गया था, जिसे घुमाकर केबल को लपेटते हुए नीचे मौजूद व्यक्तियों को बाहर निकाला जा सकता था। जिस समय केबल टूटी उस समय अनुभवी गुफा अन्वेषक मार्सेल लुबेन को ही ऊपर खींचा जा रहा था, जो केबल टूटते ही 130 फीट नीचे चट्टानी ढलान पर जा गिरे। हैरानी की बात यह रही कि 130 फीट नीचे गिरने के बावजूद भी लुबेन की जान बच गई, किंतु इस हादसे में उनकी कमर टूट गई और वो बेहोश होते हुए कोमा में चले गए। तत्पश्चात बचाव अभियान शुरू किया गया। टीम के अन्य सदस्य रस्सी एवं सीढ़ियों के सहारे से नीचे उतरे। एक डॉक्टर ने लुबेन की स्थिति का आकलन किया और बताया कि गिरने से लगने वाली चोट के कारण लुबेन का काफ़ी खून बह गया है। इसके बाद गुफा में ही लुबेन के लिए रक्त पहुंचाया गया और इस तरह से ये दुनिया का पहला अपनी तरह का भूमिगत उपचार बन गया। डॉक्टर ने ठंड तथा नमी वाले क्षेत्र में मात्र एक मोमबत्ती की रोशनी में लुबेन के जख्मों को सिया और उनको खून चढ़ाया। दूसरी ओर लुबेन को बाहर निकालने के लिए अन्य लोगों द्वारा रस्सी से खींचा जा सकने वाला एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी बना दिया गया और करीब 2 दिन बाद जब यह प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तो लुबेन को बाहर खींचा जाने लगा। हालांकि यह कार्य धीरे धीरे किया जा रहा था क्योंकि मार्ग संकरा था और स्थितियां खतरनाक थी, परंतु बावजूद इसके लुबेन को ऊपर खींचे जाने के दौरान ही 29 अगस्त की शाम को हादसे के लगभग 36 घंटों बाद मार्सेल लुबेन की भूमिगत रूप में ही मृत्यु हो गई। तत्पश्चात उनकी बजाय उनका शव ही बाहर निकल पाया। जॉर्ड ब्रुगरोटा गुफा, जिसे प्लूरा ग्रोटा के नाम से भी जाना जाता है और जो कि नॉर्वे में स्थित है, 6 फरवरी 2014 को एक दुखदाई घटना का शिकार हो गई। इस रोज फिनलैंड के 5 अनुभवी गुफा गोताखोर इस गुफा में उतरे। ये गुफा पहाड़ के नीचे स्थित है एवं इसका एक हिस्सा पानी से सदैव लबालब भरा रहता है और इन गोताखोरों का लक्ष्य गुफा में 420 फीट गहरे जलमग्न मार्ग से गोता लगाते हुए पहाड़ के दूसरी ओर मौजूद सूखे स्थान पर पहुंचने का था। यह एक ऐसी यात्रा थी जिसमें सटीकता, अनुशासन और उत्तम समन्वय की आवश्यकता थी। प्रत्येक गोताखोर के पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिस कारण वो लंबे समय तक गहरी गोताखोरी कर सकते थे। इस गुफा में पहले भी कई जाने जा चुकी थी क्योंकि गुफा की सुरंगें बेहद संकरी थी एवं पानी लगभग जमा देने वाली ठंड रखता था। जब 5 गोताखोरों ने जॉर्ड ब्रुगरोटा गुफा में अपने सफर की शुरुआत की तो शुरुआत में सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा। गोताखोर डूबे हुए मार्गों को एक एक करके पार करने लगे और वो सब इस गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए, जहां ना सिर्फ अंधेरा था बल्कि पानी भी रेतीला और धुंधला था। एवं इसी स्थान पर एक गड़बड़ हो गई। एक गोताखोर जिसका नाम जेरी था, पानी में मौजूद धुंधलेपन के कारण गलत मोड़ पर मुड़ गया और 2 चट्टानी दीवारों के मध्य में अपना शरीर फंसा बैठा। जेरी ना आगे आ पा रहा था और ना ही पीछे की ओर खिसक पा रहा था, लेकिन उसके छटपटाहट को एक अन्य गोताखोर पैट्रिक ने महसूस कर लिया और वो जेरी की मदद हेतु आ गया। किंतु 5 में से बाकी के 3 गोताखोर अंधेरे एवं धुंधले पानी के कारण कुछ भी नहीं देख पाए और आगे बढ़ते हुए चले गए। तत्पश्चात पैट्रिक ने अकेले ही अपने फंसे हुए साथी जेरी को निकालने का प्रयास शुरू किया, परंतु वो जेरी को बाहर नहीं निकाल पाया। घबराहट के मारे जेरी की सांसें तेज हो गई, जिस कारण उसकी ऑक्सीजन भी जल्दी से समाप्त होने के कगार पर जा पहुंची। अब पैट्रिक के पास 2 ही रास्ते थे, एक तो जेरी के साथ मौजूद रहे और दूसरा खुद की ऑक्सीजन समाप्त होने से पहले ही जेरी को छोड़कर आगे बढ़ जाए। हालांकि पैट्रिक ने जब तक संभव था जेरी को निकालने का जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन आखिरकार वो जेरी को छोड़कर आगे बढ़ गया। उधर तब तक जेरी एवं पैट्रिक के बाकी के तीनों साथी गुफा से बाहर आ चुके थे। सतह पर पहुंचकर उन तीनों ने पाया कि उनके 2 साथी तो पीछे ही छूट गए हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद इन तीनों साथियों ने आपातकालीन सेवाओं से संपर्क किया, लेकिन बचाव को आए कर्मियों ने साफ साफ कह दिया कि अब तक गुफा में फंसे उनके दोनों साथी मारे जा चुके होंगे और इस गुफा से शवों को निकाल पाना संभव ही नहीं है। लेकिन पैट्रिक एवं जेरी के तीनों साथियों ने इस हार को स्वीकार नहीं किया। वो वापस से शहर लौटकर नए ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य उपकरण अपने साथ ले आए एवं बिना नॉर्वे सरकार को जानकारी दिए गुप्त रूप से खुद ही अपने साथियों को बचाने के प्रयास में गुफा में पुनः प्रवेश कर गए। वो लोग पूरी तरह से मौन रहकर अपना कार्य करते रहे तथा गुफा का सावधानी से निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे
धीरे आगे बढ़ते रहे। जब ये लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां जेरी की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने पाया कि जेरी का शव अभी भी संकरी चट्टानों के मध्य में फंसा हुआ था और उसकी भुजाएं इस प्रकार से फैली हुई थी मानो जेरी अभी भी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा हो। जेरी के शव को तीनों गोताखोरों ने अथक प्रयास द्वारा संकरी चट्टानों में से खींच लिया और उस शव के साथ और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे आने पर उन्हें अपने दूसरे साथी पैट्रिक का भी शव मिल गया, जिसने संभवतः आखिरी समय तक अपने दोस्त एवं फंसे हुए गोताखोर जेरी की मदद करने की कोशिश की थी। दरअसल पैट्रिक ने जेरी को छोड़कर आगे बढ़ने का निर्णय लेने में बहुत देरी कर दी थी। जब वो आगे बढ़ा तो उसके कुछ ही समय बाद पैट्रिक की भी ऑक्सीजन समाप्त हो गई, जिस वजह से दम घुटने के कारण पैट्रिक ने अपनी जान गंवा दी। कुल मिलाकर इन पांचों गोताखोरों की दोस्ती समुद्र की तरह असीम थी। एक ने अपने आखिरी समय तक अपने दोस्त को बचाने के प्रयासों के चलते अपनी भी जान न्यौछावर कर दी, तो बाकी के तीनों दोस्तों ने किसी प्रकार की कोई आपातकालीन सेवा न मिलने के बावजूद भी गहरा जोखिम उठाकर प्राण त्याग चुके अपने दोनों दोस्तों के शवों को बाहर निकालने का चुनौतीपूर्ण प्रयास किया और उस प्रयास में अप्रत्याशित सफलता भी प्राप्त की। इन दोस्तों के ऐसे महान जज्बे को प्रणाम और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।